जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों की। दोस्तों यह विविध सेक्शन का विषय है जो कि लुसेंट में टेबल नंबर 45 लुसेंट में विविध का जब आप चैप्टर 45 ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पर एक टेबल होगी महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। तो दोस्तों आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रयास होगा कि आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ ऐसे तौर तरीके जिसके माध्यम से हम उसे याद रखें, है ना, ऐसे आपको याद करा दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों प्रयास किया जाएगा कि इससे बनने वाले यदि कुछ और अन्य क्वेश्चंस हैं या कुछ और ऐसे इससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट वगैरह हैं जो महत्वपूर्ण है किसी न किसी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप तक वो पहुंचाए जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यदि आप टेबल नंबर 45 लुसेंट के ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर नंबर 1 पर लिखा हुआ है रेड क्रॉस की स्थापना। हमें बताना होगा, हमें अपने उत्तर का चयन करना होगा कि भाई रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। तो देखिए रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों की है हेनरी ड्यूनेंट ने, हेनरी ड्यूनेंट। अब मैं सबसे पहले आपको इसे याद करा देता हूँ क्योंकि दरअसल में हमने इसका जो नाम रखा हुआ है वह है याद कराने वाली क्लास। तो भाई हम आपको पहले तो याद करा दें। याद करने का दोस्तों इसे तरीका है बहुत ही आसान। देखें कि अगर हम कहें रेड क्रॉस, है ना, रेड क्रॉस, तो रेड होता है, रेड का मतलब है लाल, और क्रॉस का मतलब है दोस्तों कि हमने रखा भाई अपने याद रखने के लिए कि क्रॉस मतलब काटना, क्रॉस कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब बात यह आ रही है कि हम इसके थ्रू कैसे अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। हेनरी ड्यूनेंट इसका आंसर है और हमें अपने उत्तर तक पहुंचना है, ठीक है। तो देखिए रेड क्रॉस, अगर हम किसी भी चीज़ को काटें, कुछ भी, यदि हम जीव जंतु या किसी इंसान या कहीं पर भी हम कट करें, काटें, तो लाल कलर का खून निकलेगा, तो हमने याद रखा, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि देखें हेनरी, हैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हैन मतलब हो गया हमारा मुर्गी, ठीक है, मुर्गा। तो अगर हम मुर्गी को काट रहे हैं तो क्या होगा कि भाई क्रॉस करने पर, उसे काटने पर रेड कलर से खून निकलेगा। ये हमने अपने याद रखने के तरीके पे, है ना, और इस तरीके से हम उसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अब अगर यह प्रश्न आए आपके दिमाग में कि सर यदि हेनरी के अलावा कुछ और भी ऑप्शन पे हुआ ऐसा, तो फिर क्या करेंगे भाई। तो देखिए बात को समझिए, ऑप्शन आपके कैसे होंगे, ऑप्शन आपके महान व्यक्तित्व ही होंगे। तो यदि हम देखें यहाँ पर गैरीवाल्डी, पाडनी या पढ़नी, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव, या मान लीजिए कुछ और भी अगर ऐसे नाम है, तो आप पाएंगे वहाँ पर कि हेनरी आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि हैन, है ना, रेड क्रॉस, क्रॉस यानी कि काटना। तो ये हुआ दोस्तों हमें इसे याद रखने का तरीका हमारे पास। इसके बाद हम बात करें कि भाई इससे कुछ और अतिरिक्त प्रश्न कैसे निकल सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आती है इसके कॉन्सेप्ट की कि रेड क्रॉस जो है यह एक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष की यदि हम बात करें दोस्तों, तो स्थापना वर्ष इसका है 1863, 1863 में इसे स्थापित किया गया। इसका स्थापना वर्ष है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। तो वो टेबल नंबर जो 45 है लुसेंट में, वो तो खैर है ही, साथ ही आपको ये कुछ अतिरिक्त तथ्य हैं, इन्हें भी आप नोट करते जाइएगा, है ना। तो 1863 में इसे स्थापित किया गया है, इसका स्थापना वर्ष था। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की दोस्तों की, यह जो संस्था है यह कहाँ पर स्थापित किया गया, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो हेड ऑफिस है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, इसे आप नोट करिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, वो व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जो इसके संस्थापक कहलाए, हेनरी ड्यूनेंट, जिनको हमने याद रखा रेड क्रॉस के माध्यम से कि भाई क्रॉस यदि आप करेंगे तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा, रेड, लाल लाल, है ना। तो हेनरी, वो तो हमें याद हो गया। अगली बात कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य है दोस्तों युद्ध या विपदा के समय, युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना, कठिनाइयों से राहत दिलाना, ये इसका उद्देश्य था। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। अर्थात कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर ये शांति के लिए भी कार्य कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ में दोस्तों आप पाएंगे कि कोविड के दौरान पे यदि आप पाएंगे तो साथ में ऐसी स्थितियां देखने मिली कि ये महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी, मतलब कृत्रिम भी, क्योंकि युद्ध वगैरह अपने कृत्रिम हो गए, है ना, और प्राकृतिक भी, दोनों प्रकार की आपदाओं में यह कार्य करती है, ठीक है। अगली बात दोस्तों, यदि हम बात करें रेड क्रॉस के कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में दोस्तों, तो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि इसने नोबल शांति पुरस्कार, यानी इस संस्था को जो है नोबल शांति पुरस्कार 3 बार, जो नोबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों, वह शांति के क्षेत्र में इसे 3 बार 1917 में, 1944 में और 1963 में प्रदान किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष दिया गया या किस वर्ष नहीं दिया गया, है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि भाई 1917, 44 और 63। याद रखने का तरीका इसे भी है दोस्तों, कैसे, हमने अगर इसकी स्थापना वर्ष को देखा तो वह था 1863, तो 1863 से जस्ट 100 वर्ष 1963। अच्छा,
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1901 से। तो हम 1900 वाला ही डाटा लगाएंगे, है ना। 1863 के बाद हम कहाँ पहुँच गए? 1963, सीधे सीधे 100 वर्ष। इसके बाद बात ये आती है कि भाई 1963 तो ठीक है ना। अब ये जो शांति के क्षेत्र में इसे दिया गया, शांति कैसे रहेगी? जब हम सब एक साथ रहेंगे। अगर हम एक साथ नहीं है तो शांति नहीं रहेगी। तो एक साथ रहेंगे तो शांति रहेगी। एक साथ से क्या हो गया? 17 और 63, ये 2 याद हो गए। 1863 है ही। साथ ही साथ में 1 और 7 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, और 8 को आप 2 भागों में बांटोगे, 4 तो ये हो गया। यानी 1 7 4 और उसके बाद क्या है? 63। और 63 साथ में कहाँ पर था? 1863, जो कि उसकी स्थापना का वर्ष था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इतने फैक्ट कवर किए। साथ ही यदि अब हम बात करें भाई हेनरी ड्यूनेंट के बारे में, तो ये वो व्यक्ति हैं जो कहाँ से हैं? तो ये मूलतः जेनेवा से हैं। इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों वह हुआ है 8 मई 1828 को। 1828 उतना अहम नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका जो जन्म दिवस है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए बात को समझिएगा आप। एक प्रश्न पूछा जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन होंगे। मान लीजिए कहीं ना कहीं 8 मई है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 8 मई है। 8 मई क्यों है दोस्तों, उसको आप समझिएगा। तो 8 मई इसका जो स्थापना दिवस है वह दरअसल में इसके संस्थापक जो हैं, कौन? हेनरी ड्यूनेंट, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही दोस्तों अब हम यदि बात करें कि हेनरी ड्यूनेंट के बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य, तो यह एक इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों कि ये दरअसल में थे कौन? तो एक व्यापारी थे, ठीक है, और साथ ही साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हेनरी ड्यूनेंट कौन थे? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक व्यापारी थे। आप इनका जन्म और मृत्यु को भी देख सकते हैं। तो भाई जन्म है 8 मई 1828 और मृत्यु की डेट है 30 अक्टूबर 1910। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, इनका ये ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है 8 मई, क्योंकि 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसके बाद दोस्तों एक अतिरिक्त तथ्य और बाकी है, वह तथ्य है 1901। 1901 दोस्तों वह वर्ष है जब नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं, इसके इतिहास के बारे में, या अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए हैं, ये सारा डाटा दोस्तों हम जो है कवर करेंगे पुरस्कार वाली सीरीज़ में। हम इसी विविध की श्रृंखला के अंतर्गत ही एक पुरस्कार वाली टेबल भी आपके सामने लेकर के आएंगे, एक श्रृंखला लेकर के आएंगे पुरस्कार का, जो प्राचीन से लेकर के आधुनिक, यानी कि उसके विषय में स्टार्टिंग से लेकर के सारी बातों को कवर करेंगे। तो फिलहाल तो बस हम ये देख लेते हैं भाई कि इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के सम्मान में यह पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किए गए। और अब देखिए, जैसे ही प्रारंभ किया जाता है तो पहला ही नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो हेनरी ड्यूनेंट को प्रदान किया गया। तो ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, और आप इसे नोट करते जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई याद कराने वाली क्लास में आपको याद भी कराया जा रहा है। पहला फैक्ट क्या था कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनेंट ने। क्रॉस यानी कि क्या? कट लगना, ठीक है, काटना, और काटने से मुर्गी जो है ना, हैन अपन ने इसको जोड़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा तेजी के साथ। सेकंड जो हमारा फैक्ट है उस लूसेंट में भी लिखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि रेड गार्ड्स, प्रश्न है रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की? देखिए इसे याद रखना भी आसान है। कैसे? गार्ड्स की यदि हम बात करें दोस्तों, गार्ड्स का मतलब, या गार्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई चौकीदार, एक हिसाब से, है ना, चौकीदार। तो चौकीदार की यदि हम बात करें, चौकीदार की दोस्तों अगर हम बात करें गार्ड्स की, तो चौकीदार, अब चौकीदार का क्या काम होगा, गार्ड का क्या काम होगा? तो गैरीबाल्डी, बाल्डी को हम यहाँ से निकालते हैं याद रखने के लिए, बाउंड्री समझ लेते हैं, बाउंड्री। तो चौकीदार जो होगा दोस्तों वो एक बाउंड्री में, ठीक है, किनारे किनारे बाउंड्री है कहीं पर, और चौकीदार सामने बैठा हुआ है कुर्सी लगा करके, या एक, है ना, ठीक है, और वह क्या काम करेगा? कंटिन्यू उसका पहरा देते रहेगा और उसकी रक्षा करेगा जहाँ पर भी उसकी ड्यूटी लगी हुई है। तो बाल्डी या गैरीबाल्डी जो है, तो इनको हमने बाउंड्री किया, और यहाँ पर गार्ड, तो गार्ड का क्या करेगा? गार्ड का आंसर कहाँ जाएगा? बाल्डी या बाउंड्री। तो ये हमने याद रख लिया दोस्तों। इसके बाद बात यह आती है भाई कि रेड गार्ड्स के विषय में कुछ डिटेल, है ना, तो आप समझिएगा चीज़ों को। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हमें सारी चीज़ों को कवर करना है। दरअसल में हमें उन पहलुओं पर ज़्यादा जोर देना होता है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें रेड क्रॉस की, तो यह एक इम्पॉर्टेंट जगह था, एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र था जहाँ से भाई प्रश्न पूछे गए हैं निरंतर, तो हमने उसको कवर किया। और अब बात की जाए रेड गार्ड्स की, तो यहाँ से हमारे लिए सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है कि इसके संस्थापक या इसकी स्थापना किसने की? तो गैरीबाल्डी, गार्ड, बाउंड्री, बाल्डी, ये हमने याद रख लिया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके
विषय में भी कुछ बहुत विशेष डिटेल नहीं दोस्तों, बस हमें सिर्फ वो नाम याद रखना है कि भाई कौन है जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक। जनक भी लिखा आ सकता है दोस्तों, प्रणेता भी लिखा आ सकता है और व्याकरणाचार्य भी आ सकते हैं, है ना। अनेकों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत व्याकरण के जनक। तो देखिए संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है दोस्तों, पाणिनि, ठीक है, या पाणिनि। तो पाणिनि की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसमें से अब भाई याद रखने की क्लास, ठीक है, तो याद रखने के जो तरीके हैं उसको आप समझिएगा। याद रखने के लिए बहुत आसान है संस्कृत व्याकरण। आप जब पाणिनि नाम देखेंगे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई थोड़ा सा संस्कृत का भाव झलक रहा है, तो हमने आंसर क्या लगा दिया कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन, पाणिनि। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनकी पुस्तक या इनका ग्रंथ या इनकी कृति। तो इनकी कृति या इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों अष्टाध्यायी। इसे आप नोट कर लीजिएगा। दरअसल में यह अष्टाध्यायी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि अष्टाध्यायी किसकी कृति है, तो पाणिनि इसका आंसर है, या पाणिनि की कृति कौन सी, रचना कौन सी है, तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में दोस्तों लगभग 4000 प्लस श्लोक हैं, ठीक है, कितने, 4000 प्लस। हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम यदि बात करें दोस्तों तो इसमें क्या किस चीज़ के विषय में दिया गया है, तो यह दरअसल में एक व्याकरण बुक है, इसमें व्याकरण वगैरह दी गई हैं, ठीक है। ये भी एक प्रश्न पूछा गया है कि इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, इतिहास, बोले अर्थशास्त्र या गणित, ये कौन सा विषय, तो हमें मुख्य तौर पर क्या देखने मिलेगा, व्याकरण। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाई शांति निकेतन और विश्व भारती दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। शांति निकेतन के स्थापना किसने की, संस्थापक कौन है, विश्व भारती की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन है। तो दो अलग अलग प्रश्न हैं और दोनों का जो आंसर है वह एक ही है, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों इसे भी याद रखना बहुत आसान है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो क्या है, तो भाई भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। और जन गण मन के रचयिता कौन है, किसने लिखा है इसे, तो लिखा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। अच्छा अब देखिए याद कैसे रखेंगे हम राष्ट्रगान। दोस्तों राष्ट्रगान हमारा जनगण मन, हम विश्व में कहीं पर भी हों, हम विश्व में कहीं पर भी किसी भी कोने पर रहें हम विश्व के, लेकिन जैसे ही हमें हमारा राष्ट्रगान सुनाई देता है जनगण मन, ठीक है, इसके गायन की अवधि कितनी है आप नोट कर लीजिएगा, 52 सेकेंड, और संक्षिप्त अवधि कितनी है, तो महज 20 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रगान हमें कहीं पर भी विश्व में जब सुनाई देगा तो हमें बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। तो हमने ऐसे याद रख लिया कि भाई शांति, विश्व, राष्ट्रगान और कौन है इसके रचयिता, तो निश्चित तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपके इतने सारे जो है चीज़ें एक साथ रिलेट होकर के याद हो गई कि हम विश्व में कहीं पर भी किसी भी कोने पर हों हमें बहुत शांति मिलेगी जब हमें हमारा राष्ट्रगान जनगणमन सुनाई देगा, ठीक है, हमारे कानों में जब गूंजेगा। नीरज चोपड़ा का वो पल आप याद कीजिए जब उन्होंने जो है गोल्ड लाए, ठीक है, ओलंपिक में, तो आप देखेंगे कि जब वो गोल्ड ले रहे थे और जिस समय पर वो धुन बजी दोस्तों जनगण मन की, मतलब अलग ही मोमेंट था, ठीक है। और तो हमने कैसे याद रख लिया कि भाई विश्व में जब भी हमें जनगण मन सुनाई दिया हमारा राष्ट्रगान तो हमें शांति मिली। तो इस तरीके से हमने याद रखा रविन्द्रनाथ टैगोर। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला कि शांति निकेतन के विषय में यदि पूछ लिया जाए कि भाई शांति निकेतन दरअसल में है कहाँ पर, किस जिले में है। अच्छा जिले तो चले छोड़िए, जिले बहुत डेप्थ की बात हो गई। यदि आपसे राज्य पूछा जाए कि शांति निकेतन कहाँ पर है तो इसका आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। अच्छा पश्चिम बंगाल में कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिला, एक जिला है वहाँ पर वीरभूम, जो कि कलकत्ता से लगभग निकट ही है, तो वहाँ पर है शांति निकेतन। शांति निकेतन एक क्षेत्र है जो वीरभूम जिला में है। इसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न बन सकता है जो इम्पोर्टेंट है कि भाई शांति निकेतन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों शांति निकेतन का शाब्दिक अर्थ है शांति का आवास, शांति का आवास। आइए दोस्तों इसके विषय में थोड़े और हम कुछ फैक्ट कलेक्ट करते हैं ना, कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उनके विषय में देखते हैं। तो देखें अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो विश्व भारती है ये क्या है, तो विश्व भारती है दोस्तों एक विश्वविद्यालय। विश्व भारती क्या है, विश्वविद्यालय। इसके विषय में हम कुछ और डिटेल कवर करते हैं। तो दोस्तों दरअसल में हुआ क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे और इन्होंने 1863 में 7 एकड़ जमीन जो है एक जगह पर ली और उस पर आश्रम खोला, एक आश्रम खोला। 7 एकड़ जमीन कहाँ, कब, 1863 में। और वो आश्रम कहाँ पर था, तो वो पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले के निकट ही था, वीरभूम जिले में ही था, वहाँ पास में ही था। और उस आश्रम में वो क्या कर रहे थे, मतलब उनका ये था कि भाई एक एकांत उन्होंने ढूंढा हुआ था और वही उनका क्या था, शांति का आवास था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए होता क्या है आगे चल करके इसी क्रम में कि भाई
1863 में जो 7 एकड़ की ज़मीन में उन्होंने एक आश्रम खोला था, आगे चलकर यही आश्रम पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं वो महज 5 बच्चों के साथ एक शिक्षा वाला कार्य स्टार्ट करते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य स्टार्ट करते हैं महज 5 बच्चों के साथ। और उस स्कूल का जो है नाम उन्होंने ब्रह्म आश्रम या ब्रह्म विद्यालय करके रखा हुआ था। आगे चल करके दोस्तों होता क्या है कि यही जो ब्रह्म आश्रम है, यही जो विश्व भारती बाद में कहलाता है, ठीक है, वो आश्रम शांति निकेतन की चूंकि निकटवर्ती ही था, वो पास का एरिया शांति निकेतन ही था, वही आगे चल करके 1901 में जो है क्या कहलाता है, विश्वविद्यालय के तौर पर बन जाता है। 1901 में क्या होता है, पहले वह एक स्कूल के तौर पर उभरता है और फिर इसकी जो विधिवत स्थापना होती है वह होती है दोस्तों विधिवत स्थापना 22 दिसंबर 1921 को। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप नोट कर लीजिएगा, है ना, उसी महान कार्यों से संबंधित जो है टेबल के अंतर्गत। अब यदि हम बात करें दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में कुछ और तथ्य, तो देखें ये इतिहास क्षेत्र में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे तो हम इसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इनके अतिरिक्त तथ्य जितने संभव हो सकते हैं हम उतने आपके सामने रख रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की यदि हम बात करें दोस्तों तो इनकी उपाधि या इनके उपनाम तो गुरुदेव और सर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो गुरुदेव, ठीक। और सर की यदि हम बात करें दोस्तों तो इससे जुड़ा एक रोचक जो है कहानी है, इससे जुड़ी एक रोचक प्रसंग है, वो कुछ इस हिसाब से है कि सर की उपाधि इन्हें, देखिए सर जब हम बोलते हैं तो सर हमें कैसा भाव झलकता है, जैसे हमने पाड़नी के लिए कहा था कि संस्कृत व्याकरण, तो हमें कैसा भाव झलका कि भाई संस्कृत का, है ना, तो सर जैसे ही हम बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा एक अंग्रेज़ वाला भाव झलकता है, यानी ब्रिटिश का, इंग्लिश, ठीक है, वो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही सर की प्रथा आई, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले गुरुदेव हमारे जो हैं, हमारे कौन गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, या रविन्द्रनाथ ठाकुर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, टैगोर ठाकुर दोनों मिलेगा आपको, है ना, कुछ बुकों में टैगोर मिलता है, कुछ में ठाकुर मिलता है। तो यदि हम बात करें कि सर की उपाधि किसने दी, तो सर की उपाधि इन्हें मिली कब, इन्हें सर की उपाधि मिलती है दोस्तों 1913 में। 1913 में इन्हें सर की उपाधि दी गई। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि भाई इन्हें भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता होने का गौरव प्राप्त है ना। यदि हम बात करें पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारत की ओर से, भारतीय, तो वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें इनकी कृति गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसका दोस्तों, साहित्य का। जबकि हम यदि बात करें कि इनकी हेनरी ड्यूनेंट की, तो इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया था, शांति के लिए दिया गया था। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे, तो एक बहुत ही प्रख्यात या विख्यात साहित्यकार, कवि, है ना, लेखक, सब कुछ थे, सर्वगुण संपन्न थे गुरुदेव हमारे। तो देखिए अगर हम आगे बढ़ें इनके विषय में तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया हमारा कि भाई गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला, पहला नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र का, जो कब मिला, 1913 में मिला। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो क्या है, तो देखें अब होता क्या है कि सन 1913 में इन्हें जो है सर की उपाधि प्रदान की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर आगे चल करके दोस्तों होता यह है कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने अपने उस सर की उपाधि को जो है त्याग दिया था, रिटर्न कर दिया था वो उपाधि, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने ऐसे जब आप इतिहास पढ़ेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इतिहास को क्योंकि ये सब इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पहलू है ना, सारी चीज़ें आप ये सब पढ़ेंगे इतिहास में, व्यवस्थित तौर पर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि भाई ना केवल इन्होंने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को, बल्कि बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला के रचयिता हैं, ये की रचना की इन्होंने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ में कि ना केवल भारत बल्कि बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान को किसने रचा, तो भाई वो रचने वाले कौन हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर इसके बाद दोस्तों एक अंतिम हमारा बचा हुआ है, वो ये है कि समाजवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, ये हमें याद रखना है, आचार्य नरेंद्र देव। तो देखिए इसे हम आपको याद कराते हैं दोस्तों। समाजवाद की यदि हम बात करें तो देखिए याद रखने का तरीका बहुत आसान है। समाज, अब यदि हम बात करें समाज में दोस्तों, तो समाज में दोस्तों शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शिक्षित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और समाज को शिक्षा कौन देता है, शिक्षित कौन करता है, तो शिक्षित करने का काम करते हैं हमारे आचार्य जी। कौन, आचार्य जी। दोस्तों
सर की प्रथा बाद में आई, ठीक है, सर वगैरह बाद में कहा गया। गुरु जी, आचार्य जी, ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप सरस्वती विद्यालय में पढ़े हुए हैं तो आचार्य जी जरूर उसमें आपने सुना होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई समाज को शिक्षित कौन करते हैं? आचार्य जी। अब बात ये आती है कि ये जो आचार्य जी, हमने जो एक तरीका निकाला है, क्या इसके द्वारा हम इसे सही उत्तर लगा पाएंगे अपने एग्जाम में? तो देखिए बात को समझिए, आचार्य या महर्षि जगह जगह देखने मिल जाएंगे, हो सकता है चारों ऑप्शन में आचार्य आचार्य रखा हो। तो अब हम आगे कैसे याद रखें? हमारे जो आचार्य हैं, आचार्य, ठीक है, आचार्य शब्द ही अपने आप में एक रिप्रेजेंट करता है किसको? नर को। किसको? नर को। क्योंकि मादा के लिए क्या लिखा जाता? आचार्य। मादा के लिए क्या लिखा जाता? स्त्रीलिंग शब्द होता आचार्य का, आचार्य। तो यहाँ पर आचार्य है मतलब क्या? नर। अच्छा, नर से क्या हो गया? नरेंद्र। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसका भी आंसर जो है सही टिक किया और हमने इसे भी याद किया। आइए हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा तेजी के साथ कि रेड क्रॉस, तो भाई हमने कहा क्रॉस, क्रॉस मतलब काटना, और काटने से क्या हो गया? हेनरी। हेनरी, हेन यानी मुर्गी को काट रहे हैं, तो हमने याद रख लिया कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। फिर इसके बाद हमने दूसरा देखा रेड गार्ड्स। गार्ड्स के बारे में हमने देखा कि भाई गार्ड्स क्या करेगा? तो बाउंड्री की सुरक्षा करेगा, तो गैरिबाल्डी। इसके बाद संस्कृत व्याकरण, संस्कृत का भाव झलक रहा है पाणिनि में, और उनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक अष्टाध्यायी, उसे हमने याद रख लिया। शांति निकेतन दोस्तों, शांति और विश्व में कहीं पर भी जनगणमन गूंजेगा और हमें क्या होगी? बड़ी शांति मिलती है। तो शांति निकेतन, विश्व भारती कौन? जनगणमन। जनगणमन के रचयिता कौन दोस्तों? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये हमने याद रख लिया। इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएं दोस्तों, तो वो क्या है हमारा? समाजवाद के प्रवर्तक। तो समाज को शिक्षित कौन करेगा दोस्तों? तो आचार्य जी। और आचार्य कैसा वर्ड है? तो एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि क्या कहें हम कि नर, ठीक है। तो नर आचार्य और आचार्य मादा के लिए, तो ये हमने याद रख लिया कि आचार्य नरेंद्र देव। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा और लगभग चीज़ें आपके दिमाग में जो है सेट हो गई होंगी। ठीक वैसे ही जैसे हम याद रखते हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल एक के बाद एक लाइन से पूरा सेट हो चुका होगा, है ना। तो ये हम टेबल 45 पढ़ रहे थे विविध की, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे किसकी? महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों की। अभी दोस्तों वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, इस कारण से हमने क्या किया हुआ है कि हम ये सोचे कि भाई इसको हम सेकंड पार्ट में लेकर के आते हैं। तो इसका भाग 2 जल्दी आपके सामने होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।